हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल क्लासेस। आज बच्चों हम जो चैप्टर करेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का वो करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर ये 29 है। आप अपनी एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से खोल लें और पेन ले लें और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे या जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिस लाइन से आए हुए होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। मोस्टली कोशिश करेंगे कि हमारे साथ एक भी कोई भी लाइन ना छूटे। तो ठीक है बच्चों, तो ये पैराग्राफ फर्स्ट ही है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम हैज़ बीन प्रपोज सिंस द टाइम ऑफ अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर 400 BC। मतलब काफ़ी टाइम से इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर से ये क्या चल रहा है, एग्जिस्टेंस चल रहा है किसका, एटम का। ठीक है। हु वर ऑफ द व्यू दैट एटम आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम क्या है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मतलब कोई अगर मैटर बन रहा है, कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो एटम समझ लो उसकी बिल्कुल नींव है। उसके द्वारा अगर वो एटम नहीं है तो कोई भी मैटर एग्जिस्ट नहीं करता। अकॉर्डिंग टू देम द कंटिन्यू सब डिवीजन ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम विच वुड नॉट बी फर्दर डिविजिबल। तो पहले तो देखो, आपको ये पता होगा, पहले तो ये पता चला था जो भी डॉल्टन्स की थ्योरी थी कि एटम को क्या नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, बट बाद में हमें ये भी पता चल गया एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। कोई बात नहीं। द वर्ड एटम हैज़ बीन डेरिव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो एटम वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डेरिव्ड हुआ है, एटोमियो। ये लिखा हुआ है एटोमियो, विच मीन्स अनकटेबल। मतलब एटम को क्या नहीं किया जा सकता, कट नहीं किया जा सकता। और नॉन डिविजिबल, कट भी नहीं कर सकते 2 पार्ट 3 पार्ट में, और अंदर डिवाइड भी नहीं कर सकते। लेकिन बाद में तो पता चल गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये थ्योरी बाद में रॉन्ग हो गई। बट थ्योरी कितनी भी रॉन्ग हुई हो, हमें तो जो भी थ्योरी आई हुई हैं वो करनी ही हैं। दीज अर्लियर आइडियाज़ वर मियर स्पेकुलेशन एंड देयर वाज नो वे टू टेस्ट देम एक्सपेरिमेंटली। मतलब क्या था, अब पहले क्या था, कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी कोई नहीं होता था। अब तो सुपर सोनिक कंप्यूटर भी हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हैं जो एटम के बारे में भी दिख जाता है। पहले तो बस चल रहा था, हवा में चल रहा था। मतलब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया और जो समझ में आया साइंटिस्टों को वो उन्होंने बता दिया। दीज आइडियाज रिमेन डोरमेंट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। ये जो जैसे था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, बहुत लंबे समय तक चला। एंड वर रिवाइव्ड अगेन बाय साइंटिस्ट इन द 19th सेंचुरी। और 1800 में चला, फिर 19 के आसपास या मिड ऑफ 19, तब जाके 1900 में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, तब जाके कंफर्म हुई सारी चीज़ें। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो उस सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन ए फ्रॉम साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के द्वारा एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले दी गई। ए ब्रिटिश स्कूल टीचर, जॉन डाल्टन कौन के, ब्रिटिश स्कूल टीचर थे इन 1808। मतलब 1808 में टीचर थे, सिंपली पढ़ाते थे अपना सब्जेक्ट। और तब वो डाल्टन ने थोड़ी सी थ्योरी दी एटम के बारे में। हालांकि वो फिलहाल नहीं चलती, बट एट द टाइम वो बेस्ट थ्योरी थी, उनके लिए उनको प्राइज़ भी मिले थे। हिज थ्योरी कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उनकी थ्योरी का क्या नाम रखा, डाल्टन ने दी, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। यूनिट 1 में हमने पढ़ा है कि एटम क्या अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर का पार्टिकल है। अब देखो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब डाल्टन्स की थ्योरी जो आपने चैप्टर 1 में पढ़े होंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको वो क्या करती है, वैलिड करती है। डाल्टन ने बता दिया था कंजर्वेशन ऑफ मास क्यों होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को भी थ्योरी वैलिड है उनकी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए भी थ्योरी डाल्टन्स की वैलिड थी। अब देखो, जब सारी चीज़ें वैलिड थी तो इनवैलिड क्या था फिर उनकी थ्योरी में, कोई बात नहीं, पढ़ते हम। हाउ एवर इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट। बट वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को फेल करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इट वॉज नोन दैट सब्सटेंस लाइक ग्लास और इबोनाइट व्हेन रब्ड विद सिल्क और फर गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज। जैसे आपने देखा होगा, कांच वगैरह गिलास को अपने बालों पे रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं ना, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को वो अट्रैक्ट करती है। तो वो बेसिकली ये मेन कंसेप्ट जो इंटरनल है, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा
मतलब बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल थ्योरी के रिगार्डिंग चलता है फिजिक्स रिलेटेड में या फिजिकल केमिस्ट्री में या स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे आप, तो वो एट द टाइम वो उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दे पाए। कोई बात नहीं दे पाए तो इन दिस यूनिट, इस यूनिट में वी स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। इस यूनिट में हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेड बाय साइंटिस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ इस्टेब्लिश्ड दैट, जो भी साइंटिस्टों ने दिए हैं, दैट एटम आर मेड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। हम अब आगे ये भी पढ़ेंगे कि एटम ऐसे नहीं है कि डाल्टन ने क्या बताया था कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, यही तो बताया था उन्हें कि डिवाइड नहीं किया जा सकता, मगर ऐसा नहीं है। हम पढ़ेंगे इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में एंड न्यूट्रॉन के बारे में। एक कंसेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डाल्टन, जो डाल्टन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 30 पर। ये जो हम एनसीईआरटी कर रहे हैं बच्चों, ये लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, बट ये एनसीईआरटी जो 2022 में अब जो न्यू वाली एनसीईआरटी है उससे हम पढ़ रहे हैं। तो आप न्यू वाली एनसीईआरटी ले लें मार्केट से, उसके थ्रू हम फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चों, अब है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ये 2.1 हमारा पैराग्राफ है और क्या है हेडिंग, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। अब मैं पेज नंबर और पैराग्राफ से भी करूँगा ताकि आपको, अगर आप केवल हमारा ऑडियो या पॉडकास्ट सुनते हैं तो आप आराम से पूरी एनसीईआरटी फुल कवर कर सकते हैं बहुत ईजीली वे में, तो ताकि आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी। तो पेज नंबर 30 पैराग्राफ 2.1, एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। और जो भी एक्सपेरिमेंट से पता चला हमारा कि एटम के अंदर क्या है, ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दिया, किसके द्वारा, गैसेस के द्वारा। बिफोर वी डिस्कस दीज रिजल्ट वी नीड टू केप्ट इन माइंड इन ए बेसिक रूल रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल। मतलब अगर हम जो एटम हैं उनको हमने क्या दिया है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल, ये देखो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दिया है, तो अपने माइंड में ये रखो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दिया, तो एक लाइन ये रख लो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं ऑब्वियसली, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और जैसे पॉजिटिव निगेटिव क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों, तो ये एक माइंड में रखे चलो, ये बताया। अब पैराग्राफ है 2.1.1। 2.1.1 क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो समझते हैं, देखते हैं, चलते हैं, क्या है क्या नहीं है, कोई बात नहीं। 1830 में, इन 1830, एक मिनट बच्चों, ये बच्चों मैंने जो चैप्टर 1 कराया था, आपने देखा होगा उसमें कि उसमें मैंने मोस्टली कराया था, कवर कराया था, बिल्कुल एग्जैक्ट पैराग्राफ वाइज नहीं कराया था। अब हम अपडेट करते हैं, थोड़ा सा पैराग्राफ वाइज करेंगे, पेज नंबर वाइज करेंगे, ताकि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए। और दूसरी बात, मेन चीज़, हम हर लाइन पढ़ेंगे, भले ही अगर कोई लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है या बकवास लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, जो कि कॉमन है हर बुक में, कुछ नॉर्मल नॉलेज के अकॉर्डिंग दी जाती हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, पढ़ेंगे एक एक लाइन, कोई बात नहीं। तो पैराग्राफ 2.1.1 डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1830 में माइकल, ये नाम याद करो, माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने क्या किया, शो दैट इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है और इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराई जाए तो केमिकल रिएक्शन अकर्ड एट द इलेक्ट्रोड। तो केमिकल रिएक्शन होगी, बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई नई ताजी बात नहीं। ठीक है, कहाँ पर, अकर्ड एट इलेक्ट्रोड, है ना। जो आपने ध्यान दिया होगा, एक कैथोड का बना होता है, एक एनोड का बना होता है, और फिर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, ये वो डायग्राम बता रहे हैं। विच रिजल्टेड इन द लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर। इससे क्या मतलब है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी और इलेक्ट्रोलाइट है, तो कैथोड और एनोड पर किसका डिपोजिशन होगा, मैटर का डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे आपने सुना होगा NaCl का सॉल्यूशन लिया और Na+Cl-, तो ये प्लस वाला माइनस की तरफ गया और Cl- वाला ये प्लस की तरफ गया, तो मैटर का डिपोजिशन हो जाएगा ऑब्वियसली, कोई बात नहीं। ही फॉर्मुलेटेड सर्टेन लॉ विच यू विल स्टडी इन क्लास 12th। तो उसने कुछ फॉर्मुलेटेड किए, क्या किए, सर्टेन लॉ विच यू स्टडी इन क्लास 12। तो आप क्लास 12th में, मतलब सीक्वेंस वाइज चलेगी। देखो बच्चों,
केमिस्ट्री का क्या है, केमिस्ट्री चलती है सीक्वेंस वाइज। अगर एक जो कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ है सब एक ही चैप्टर में नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको टुकड़ों वाइज में पढ़ाया जाएगा। एंड आफ्टर 12th यू विल बी एबल कि क्या एक्सपेरिमेंट किस साइंटिस्ट के द्वारा दिए हुए थे। दीज रिजल्ट सजेस्टेड द पर्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये जो रिजल्ट थे ये सजेस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का नेचर क्या है। ठीक है, अब देखो अगर इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोवाइड की थी तो इट मीन्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी शो पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर शो करती है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी दी पार्टिकल नेचर शो कर रही है तो पार्टिकल कहाँ से आए उसमें, वो पार्टिकल ही तो इलेक्ट्रॉन हैं, जब कैथोड से एनोड की तरफ चलेंगे वो, है ना, तो वो पार्टिकल ही तो, ये देखो ये डायग्राम आपको बताया हुआ है, डिस्कस करेंगे हम अभी। इन 1850 में मैनी साइंटिस्ट मेनली फैराडे बिगेन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स। 1850 में किसने, मैनी साइंटिस्ट, कई सारे साइंटिस्ट, मेनली फैराडे, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं फैराडे के बारे में पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या किया, स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दिया इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब, इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज दिया। और क्या लगाया उन्होंने, देखो हाई वोल्टेज लगाई, ठीक है, वैक्यूम पंप लगाया, मतलब गैस ली अंदर, यहाँ पे क्या है, ये गैस ली, एक कैथोड लगाया और एक एनोड लगाया, ये एनोड दिखाया हुआ है। और क्या लिया यहाँ पे हाई वोल्टेज ली और क्या कर दिया, मतलब प्रेशर कम कर दिया, वैक्यूम पंप लगा दिया। ठीक है, नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज QCRT, कैथोड रे, या ये जो ट्यूब नज़र आ रही है आपको, ये क्या है, ये बच्चों क्या है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है बच्चों, चलो, इट इज डेपिक्टेड इन फिगर 2.1 में दिखाई हुई है, ये 2.1। ठीक है, ए कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास कंटेनिंग 2 थिन पीसेज ऑफ मेटल, मतलब जो कैथोड रे ट्यूब है वो ग्लास की बनी हुई है जिसमें क्या 2 थिन पीसेज ऑफ मेटल, तो मेटल है, मेटल के 2 पीस हैं, एक ये मेटल और एक ये, इन्होंने कैथोड और एनोड बनाया हुआ है। ठीक है, मेड अप ऑफ ग्लास कंटेनिंग 2 थिन ऑफ पीस में कॉल्ड इलेक्ट्रोड, जिसे इलेक्ट्रोड्स कहेंगे, सील्ड इन इट, इसके अंदर रख दिया, बंद कर दिया। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस, मतलब जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ किसके द्वारा, गैसेस के द्वारा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले, कुड बी ऑब्जर्व, दिखाई दे सकते हैं, ओनली एट वेरी लो प्रेशर। क्या रखना है आपको, याद करना है, ये पॉइंट याद करना है, क्या था, ओनली एट लो प्रेशर पे, एंड एट वेरी हाई वोल्टेज, और क्या था ये भी याद करना है, वोल्टेज कैसी, कम है या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, अब देखो, द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड, अलग अलग गैसेस का अलग अलग प्रेशर कैन बी एडजस्टेड, कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब, हमने जो वैक्यूम पंप लगाया था उससे कनेक्ट करके। व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, जब सफिशिएंटली हाई वोल्टेज मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज हम देंगे अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, कहाँ पर, इलेक्ट्रोड्स के बीच में, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मूविंग अ ट्यूब फ्रॉम द निगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि करंट पास हो जाएगा कहाँ से कहाँ, फ्रॉम द निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड से टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ। ठीक है बच्चों, ठीक है, दीज वर कॉल्ड कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल, इनको क्या कहा गया, जो कैथोड रे ट्यूब से निकल रहे थे, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे, उनको या तो कैथोड रेज कहा गया या फिर कैथोड रे पार्टिकल कहा गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, जो फ्लो ऑफ करंट था, करंट का फ्लो था फ्रॉम कैथोड टू एनोड, वॉज फर्दर चेक्ड बाई मेकिंग ए होल इन द एनोड, वो आगे चेक हो गया किसमें, मेकिंग ए होल इन द एनोड, मतलब एनोड की साइड में हमने क्या कर दिया, एक ये होल से कर दिए ना। ठीक है,
कैथोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, दिस वर कॉल्ड कैथोड रे। ये कहाँ थे बच्चों हम? मेकिंग ए होल इन द एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड द एनोड विद फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड। ये क्या है? जिंक सल्फाइड का यहाँ पर लगा दे जिंक सल्फाइड, ताकि जब कैथोड रे आएंगी तो क्या चमके, एकदम यहाँ पर कुछ चमकेगा अलग से, ठीक है। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड व्हेन दीज रे आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड, जब ये रे दीज रेज आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड, एनोड से पास होंगी, स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड कोटिंग, और जिंक सल्फाइड की कोटिंग से ये स्ट्राइक करेंगी। ए ब्राइट स्पॉट इज डेवलप्ड ऑन द कोटिंग। क्या होगा यहाँ पर? कोटिंग, जहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग हो रही, कौन सा स्पॉट होगा? ब्राइट। बच्चों देखो, ये चैप्टर जो मैं लाइन बाय लाइन करा रहा हूँ, इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है, जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं, मतलब जिन्हें जो पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो वो किस तरह पढ़ेंगे। वो 11th के बच्चे जो एनसीईआरटी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे पढ़ेंगे? उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें 10th की नॉलेज है, उन्हें कुछ नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। यानी कि दिस सीरीज इज़ ओनली फॉर बिगिनर, जो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो अब देखो, ये फिगर आपने देख ली 2.11b, ये देख ली, कैथोड रे डिस्चार्ज क्यूब नज़र आ रही होगी। यहाँ कैथोड से एनोड की तरफ को क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट आर समराइज बिलो। तो अभी हम बच्चों कौन से पेज पर हैं? पेज नंबर 30 पर हैं, ठीक है। और यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट आर समराइज बिलो। तो इससे कुछ रिजल्ट निकले, वो हम पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स द एनोड। मतलब कैथोड रेज कौन है, कहाँ से स्टार्ट होती हैं? कैथोड से स्टार्ट होती हैं और एनोड की तरफ चली जाती हैं। कोई नहीं, अच्छी बात है। दीज रेज देमसेल्फ आर नॉट विजिबल। ये क्या है? दिख नहीं रही, ठीक है। बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल, मतलब उनका जो बिहेवियर है वो समझा जा सकता है। जो हमने जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या थी, जिंक सल्फाइड की लगाई हुई थी, तो वहाँ पे ब्राइट स्पॉट कर रही थी ना, उससे समझा जाता है। विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम, मतलब ग्लो, चमकेगा ही वो, मैंने बताया कि चमकेगा। और कैसे? कैथोड रे जब उससे हिट करेंगी, ये रहा हिट, ठीक है। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट ड्यू टू द फ्लोरोसेंट ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद द सर्टेन फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट पार्टिकल। जो आप टेलीविजन की जो अंदर बड़ा वाला पहले नहीं आता था, जो आपने देखा होगा, ये टेलीविज़न इस टाइप से आता था, तो वहाँ जो वो किस मेथड पे चलता था? वो इसी पे कैथोड रे ट्यूब लगा हुआ था अंदर, और जो वो चमक पैदा होती थी ना, वो इसी वजह से होती थी, क्योंकि फ्लोरोसेंट मटेरियल का जिंक सल्फाइड या और भी मटेरियल जो हैं उनकी वजह से जब कैथोड रे उन ZNS पे पड़ती थी तो क्या होता था? ग्लो होता था। तो थोड़ा सा उसी कंसेप्ट पे वो टीवी थे। अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं हम। अब किसके थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं जो भी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया हमने, सेकंड पॉइंट पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं थर्ड पॉइंट, पेज नंबर 30 पे। इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल, किसके अब्सेंस में? इलेक्ट्रिकल के और मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर नहीं लगाया हुआ है तो दीज रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। कैसे जाएंगी? ये एकदम स्ट्रेट लाइन में दिखेंगी, स्ट्रेट लाइन में चली जाएंगी। वैसे तो विजिबल नहीं है ये, बट ये कैसे जाएंगी? स्ट्रेट लाइन में, ना कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगी। कोई बात नहीं। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं हम। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। मतलब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो इन कैथोड रेज का जो बिहेवियर देखा गया वो ऐसे नज़र आया जैसे ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक है बच्चों।
suggested that the cathode rays consist of negatively charged particle, जिन्हें क्या कहा गया, जिनको इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं पेज नंबर 30 फिफ्थ पॉइंट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस, जो कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रे का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, डू नॉट डिपेंड अपॉन दी, किस पे डिपेंड नहीं करती, ये लिखा हुआ है मटेरियल या गैस ऑफ इलेक्ट्रोड। मतलब क्या है, अब देखो, अब ये कैथोड, ये मटेरियल है किसी चीज़ का, मेटल का बना है, और ये मेटल है, ये क्या है, एनोड, ये कैथोड। तो ये इन दोनों पर डिपेंड, मेटल पर डिपेंड नहीं करेगी, या कौन सी गैस भरी है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। कौन नहीं करेगी, बताओ जरा, कैथोड रेज। ठीक है, लेकिन आपने 10th में, चलो हम पहली बार एनसीईआरटी पढ़ा, 10th में तो पढ़ा होगा ना, कोई भी एटम है उसके चारों तरफ क्या, कौन है, चक्कर लगा रहे हैं आपने, जो भी कोई भी आपने एटम के जितना भी पढ़ा है आपने, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है या मास है वो तो सब सेम है। मान लो ये सोडियम का एटम है, ये कैल्शियम का एटम है, उसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड नहीं करता। ठीक है बच्चों, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता ही है आपको, सेम ही है, ये लिखा हुआ भी है। अब हम बच्चों आ गए हैं पेज नंबर, कौन सा है, पेज नंबर 31 पर। तो पेज नंबर 31 पर पहला है मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब, यानी कि वही लाइन कंटिन्यूअस है। ठीक है, थर्ड वी कैन कंक्लूड, तो हम इस तरह से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, डैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम। जब ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहे तो हम ये नज़र आ सकता है, हमें नज़र ये आया कि एटम क्या हैं, जितने भी एटम हैं उनकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पेज नंबर 31 2.1.2, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन, और किसका रेशो, मास रेशो, ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई बाई एम ई, ये हम पढ़ेंगे। तो इन 1897 में ब्रिटिश फिजिशियस, जो फिजिक्स के टीचर थे या फिजिक्स के प्रोफेसर थे, जे थॉमसन मीजर्ड द रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो उन्होंने, किसने, जे थॉमसन ने क्या मीज़र किया, रेशो किया इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी कि ई से जो डिनोट करते हैं, टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब। मतलब कैथोड रे ट्यूब के द्वारा उन्होंने ई बाई एम ई का मीज़रमेंट किया, जो हम पढ़ेंगे अब, बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। और उन्होंने क्या किया, उस कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट किया और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। फिर उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन कोई भी किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, और उसको उन्होंने कुछ बैलेंस किया। कोई बात नहीं, देखेंगे। परपेंडिकुलर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में इस तरह से परपेंडिकुलर करे, एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ था, मान लो सीधे चल रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने क्या किए, परपेंडिकुलर पाथ बनाया। ठीक है। When only electrical field is applied, when only electric field is applied, जब हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, the electron deviate from their path, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेविएट हो जाता है अपने पाथ से, and hit the cathode ray tube at point A। तो हम पॉइंट देखते हैं A, फिगर है 2.2। तो बच्चों 2.2 ये फिगर है, और हम अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे क्या है चार्ज, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अगर हमने पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया तो ये पॉइंट ए पे ही तो जाएगा। अब क्यों जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और ये इसको क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड के द्वारा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये यहाँ पर ए हुआ, कोई बात नहीं। अब देखो,
सिमिलरली व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हम केवल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट सी। तो हम इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जो ये परपेंडिकुलर लिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर, ये कौन सा पोल है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, तो ये परपेंडिकुलर लिया हुआ है। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो आपने लॉ पढ़ा ही होगा। तो ये कहाँ जा रहा है, ये सी यानी कि सी पॉइंट पर, ये नीचे की तरफ गया। ठीक है, अमाउंट ऑफ ये बाई केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, उन्होंने क्या किया, एक तरह से इलेक्ट्रिकल फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से बैलेंस किया, फील्ड स्ट्रेंथ, it is possible to bring back the electron to the path which is followed in the absence of electric or magnetic field and they hit the screen at point B। उन्होंने इस तरह से बैलेंस किया कि उन्होंने जो पहले जा रहा था, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो पॉइंट बी पर आ रहा था ना, अटैक कर रहा था, स्ट्राइक कर रहा था पॉइंट बी पर, कब, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। तो अब भी उन्होंने इस तरह बैलेंस किया कि वो कहाँ पर अटैक, कहाँ पर जाए, वो स्ट्राइक करे पॉइंट बी पर। ठीक है, थॉमसन आर्ग्यू दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में उन्होंने जो डेविएशन देखा था और जो बैलेंस करा था, तो बेसिकली वो डिपेंड किस पे कर रहा था, किन चीज़ों पे हो रहा था, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द निगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, भाई कितना मैग्नीट्यूड है किस पर, इलेक्ट्रॉन्स पर, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड चार्ज, जितना ज़्यादा, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज है ऑन द पार्टिकल पर, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा या फिर इंटरेक्शन होगा, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से या और मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, मतलब कि इसका कहने का मतलब है चार्ज ज़्यादा तो इंटरेक्शन भी ज़्यादा, इंटरेक्शन किस में, इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादा होगा। द मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, तो क्या कह रहे हैं, मास ऑफ पार्टिकल, जो भी उस पार्टिकल का मास है, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, बहुत सिंपल सी बात है, जितना वो हल्का होगा उतना ही ज़्यादा वो डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो इससे ये भी थोड़ा सा पता चलता है कि जो डेविएशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है चार्ज के, जितना ज़्यादा चार्ज, जितना ज़्यादा, ये लिखो, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, और डेविएशन है मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर मास ज़्यादा तो सीधे, मतलब थोड़ा सा कोशिश करेगा सीधे निकल जाएगा, डेविएशन कम। ठीक है बच्चों, तो अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, मतलब जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी, जितनी ज़्यादा वोल्टेज दी जाएगी उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो होगा, और द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो तो भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। बाई carrying out accurate measurement on the amount of deflection observed by the electron on the electric field strength और magnetic field strength। ठीक है, थॉमसन was able to determine the value of E by ME, तो जब थॉमसन ने किसको, मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर दिया, तो फाइनली वो किस चीज़ पर आए, वो आए E बाई एम का जो रेशो उन्होंने देखा 1.7588820 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर केजी। याद रहेगा बच्चों, याद कर लेना, याद नहीं रहेगा तो। ठीक है,
अब देखो क्या क्या है, वेयर एम ई मास ऑफ इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किस में, केजी में, एंड ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इन कूलाम, कूलाम में चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का। सिंस इलेक्ट्रॉन आर निगेटिवली चार्ज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई, भाई इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है तो इसलिए क्या लिखते हैं, माइनस ई। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पेज नंबर 30 क्या कौन सा चला है, 31 चल रहा है, और उसका लास्ट टॉपिक हम पेज नंबर 31 का देखेंगे। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है। आपने क्या निकाल लिया था, ई वाई एम ई तो निकल गया था, किसके बारे में, अबाउट इलेक्ट्रॉन के। अब यहाँ क्या देखना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है। ठीक है, आर ए मिलिकन 1868 से 1953 में चले गए, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइज ए मेथड नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने आर ए मिल्कन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, कब चला, 1906 से 14। देखो 8-8 साल एक ही चीज़ पर काम करना कितनी बड़ी बात है। और तुम बच्चे क्या करते हो कि अगर कहीं पर सिलेक्शन नहीं हुआ तो चलो टाटा बाय बाय, एक साल में ही। टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता लगाने के लिए, ही फाउंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन टू बी 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। क्या किया उन्होंने, कितना किया पता करा, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो प्रेजेंट में हमें बताई जाए, हम लिखते हैं न्यूमेरिकल में या समझ लो जो है प्रेजेंट में, वो माइनस में कितनी है, 1.60217 से इंटू 10 की पावर 19 कूलम। देखो नियरली सेम है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई वॉज डिटरमाइंड बाय द कंबाइनिंग दिस रिजल्ट विथ थॉमसन वैल्यू ई बाई एम ई रेशियो। अब एक चीज़ देखो, ई बाई एम ई किसने दे दिया था, बताओ ज़रा, थॉमसन ने। ओके, अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है ये किसने दे दिया, ये आर ए मिलिकन। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ई मिल गया, ई बाई एम ई मिल गया, तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या नहीं निकलेगा, दिक्कत आएगी कुछ। तो एम ई क्या हो गया, ई बाई एम ई, तो उन्होंने वैल्यू डाली 1.60217 से 10 की पावर माइनस 19। ई बाई एम ई का क्या निकाला था, 1.758820 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। और ये आपको न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग भी याद करनी है और 100% करनी है। ठीक है बच्चों, ये आपने देख ही लिया था। क्या देख लिया था, जब कैथोड से एनोड में जा रही थी तो ये सीधे जा रही थी रेस, कौन सी रेस थी, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रे थी, तो ये सीधे निकल गई। कब, जब क्या नहीं था, बोलो क्या नहीं था, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। बहुत बढ़िया है, निकल गई। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये ऊपर पॉजिटिव रखा और ये निगेटिव रखा, तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगी ना, क्यों जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, तब पॉजिटिव की तरफ भागेंगी। तो ये ए पॉइंट पर लग रही थी और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये सी पॉइंट पर लग रही थी। फिर इस तरह से इनको मैनेज किया गया, इस तरह से इनका फील्ड बैलेंस किया गया कि ये कहाँ पर टकराएं, ये कहाँ पर स्ट्राइक करें, जो पहले थी बी पर। ठीक है बच्चों, तो उस तरह उन्होंने ई बाई एम ई की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, पेज नंबर 32 और 32 पर क्या क्या दिया हुआ है, 3 टॉपिक दिए हुए हैं। एक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दूसरा है मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। ठीक है, फिर शुरू हो जाता है एटॉमिक मॉडल। चलो कोई नहीं, तो पहला अब हम पेज नंबर 32 शुरू कर रहे हैं। 2.1.4 पेज नंबर 32, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई। स्टार्ट, चलो देखेंगे, हो गई तो अच्छी बात है, नहीं होती तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं था। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड, अब क्या किया गया, कैथोड रे ट्यूब को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया,
ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस। क्या क्या करनी थी डिस्कवरी? कैनाल रेस की। अब कैनाल रेस क्या है भाई, हमें नहीं पता क्या है, जब तक हम पढ़ेंगे, हम तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ेंगे आगे समझेंगे। कैरिंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यानी कि एक ये कैथोड रे ट्यूब थी। ये क्या थी? ये क्या थी बच्चों? ये तो थी कैथोड। ये क्या थी? ये थी एनोड। ये निगेटिव थी ना, और ये क्या थी? पॉजिटिव थी। तो ये निगेटिव से कहाँ जा रहे थे? पॉजिटिव की तरफ। तो ये निगेटिव चार्ज होगा। कैथोड रे ट्यूब मतलब इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेस मतलब इलेक्ट्रॉन। अब ये एनोड जो कैनाल रेस कह रहे हैं ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एनोड से कैथोड जा रही होंगी। तो हम देखेंगे आगे पढ़ते हैं। कैरिंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल आर लिस्टेड बिलो। इनके कैरेक्टरिस्टिक जो कि बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं कैनाल रेस के और कैथोड रेस के, वो नीचे दिए गए हैं। कैनाल रेस के हमने पढ़ी लिए, वो बोर्ड के अकॉर्डिंग याद कर लेना। और उसमें कोई पॉइंट नीट में 1-2 बार क्वेश्चन भी बना है, जैसे कि कैथोड रे किस पे डिपेंड करती हैं? मटेरियल पर, जो आपने कैथोड एनोड ली थी मटेरियल, उस पर डिपेंड करती हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। ठीक है। अब कैथोड रेस की तरह नहीं, मतलब कैथोड रेस में तो उल्टा होता था। अनलाइक कैथोड रेस, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। तो इसका क्या मतलब है? मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। कैथोड रे ट्यूब जो कैथोड रेस थी वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती थी, ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती हैं। तो ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है बच्चों। प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, जो कैथोड रे ट्यूब में जो गैस भरी हुई है, दीज आर सिंपली द पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन। ये सिंपली कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन हैं। The charge to mass ratio of the particle depends on the gas from which these originate। तो क्या कह रहा है? The charge to mass ratio of particle depends on the gas from which these originate। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो आपने कैथोड रे ट्यूब बनाई तो उसमें जो आपने गैस डाली थी, ठीक है, तो चार्ज जो भी चार्ज और मास रेशो उस गैस पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं करता। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का तो सेम ही रहता है हर गैस का, जो भी उसका चार्ज है। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी ए मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कह रहा है? सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैरी ए मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कि आप ऐसे समझ लो कि कोई चार्ज है Q, तो उसका मल्टीपल ही होगा 2Q, 3Q, 4Q, ऐसा नहीं होगा 2.5Q, 2.6Q। चलो आगे पढ़ेंगे हम। फोर्थ पॉइंट हम पढ़ते हैं, द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व्ड फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेस। इसका क्या मतलब है? द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन जो कैनाल रेज हैं इनका जो बिहेवियर था मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। मतलब इनका बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अपोजिट था। और मुझे बताओ अपोजिट होगा या नहीं होगा? अपोजिट होगा ही। क्यों? क्योंकि कैथोड रे क्या थे? निगेटिव चार्ज थे। कैनाल रेज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑब्वियसली बात है, कोई बात नहीं। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन। जो सबसे छोटा पॉजिटिव आयन है वो किससे मिलता है? हाइड्रोजन से मिलता है। एंड वॉज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन किसे कहा जाता है? इसका मतलब कि स्मॉलर एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से मिलता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज कैरेक्टराइज इन 1919। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कब पता चला? इसका कब कैरेक्टराइज हुआ? 1919 में सॉरी। बाद में ए नीड वॉज फेल्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन एटम। ठीक है,
दीज पार्टिकल, ये जो एटम है ना न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ये कौन सा है बताओ जरा। एक तो इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया आपने, एक प्रोटॉन पढ़ लिया, तो क्या बचा न्यूट्रॉन। पढ़ते हैं आगे। दीज पार्टिकल, ये पार्टिकल वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक। किसने ये डिस्कवर्ड किए? चैडविक ने। कब किए? 1932 में। नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड रिलेटेड में, समझ लो। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? चैडविक ने किया था। और नीट वगैरह में तो नहीं, एसएससी पैसएससी में इस टाइप से पूछ ली जाती हैं जो जनरल गवर्नमेंट एग्जाम है। बाई बम्बार्डिंग ए थिन शीट ऑफ बेरिलियम, किस पे? बेरिलियम की, किसकी? बेरिलियम की, यानी कि बेरिलियम की बाई अल्फा पार्टिकल, यानी कि अल्फा पार्टिकल जब बेरिलियम की थिन शीट पे पड़े तो क्या निकले? न्यूट्रॉन। व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग ए मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। इन्होंने क्या कहा कि जो न्यूट्रॉन का मास है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। क्या है? थोड़ा सा ज़्यादा है। किसके मुकाबले? प्रोटॉन के मुकाबले। आए समझ में? ही नेम्ड दिस पार्टिकल एज न्यूट्रॉन, उन्होंने इनको न्यूट्रॉन नाम दिया। द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज फंडामेंटल पार्टिकल आर गिवन इन टेबल 2.1। 2.1 में इन पूरी प्रॉपर समझाया हुआ है। और 2.1 कहाँ है? ये रहा। चलो अब बच्चों हम एटॉमिक मॉडल से पहले पढ़ते हैं मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। ये किसके लिए है? किसको लिए? मेजरिंग चार्ज। तो ये आप देख लो ऑयल ड्रॉप मेथड का ये 2.3 फिगर है। तो इसमें क्या है आप देख सकते हो। इसमें क्या है? ऑयल ड्रॉपलेट है, ऑयल की कुछ ये ड्रॉप हैं, ठीक है। और ये क्या किया? इसके बीच में एक होल किया गया, और होल किया तो एक ऐसा होल किया कि एक ही ड्रॉप मिली, नीचे एक ही ड्रॉप, 4 पार्ट। फिर एक्सरे डाली गई उस पर, ताकि वो जो गैस है वो क्या हो जाए? चार्ज हो जाए, ठीक है। तो नीचे क्या रखी गई है? ये प्लेट रखी गई है निगेटिव चार्ज, ऊपर क्या प्लेट रखी गई है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। तो नीचे क्या कौन सा बैलेंस, कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो ड्रॉप पे है ना। और ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट अपोजिट डायरेक्शन लगेगा ही, क्योंकि ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये ऊपर को फोर्स लग रहा है, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों फोर्स को इस तरह से कुछ उन्होंने क्या किया? इक्वल किया, और तब जाके इस ड्रॉप पर के थ्रू क्या समझ में आया उनको? क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे, ठीक है बच्चों, ठीक है। एटॉमिक मॉडल, बहुत अच्छा। तो पेज नंबर बच्चों, पेज नंबर 32 पर है एटॉमिक मॉडल। कौन सा टॉपिक? 2.2, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन्ड मिली हमें कुछ एक्सपेरिमेंट हुए। मेंशन इन द प्रीवियस सेक्शन, जो पहले सेक्शन में बताए हुए हैं। हैज सजेस्ट, वो बताते हैं हमें, दैट डाल्टन इंडिविजिबल एटम इज कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। जो डाल्टन कह रहे थे कि दिख नहीं सकता एटम, चलो ठीक है दिख नहीं सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल हमें मिल गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? चैडविक ने किया 1932। कैरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जो क्या करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, क्या चार्ज है उन पर? एक पे पॉजिटिव है और एक पर नेगेटिव है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। द मेजर प्रॉब्लम, मेजर मतलब आर्मी वाले मेजर नहीं, मेजर मतलब बड़ी प्रॉब्लम। बिफोर द साइंटिस्ट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल वर, मतलब जब सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई ना, तो जो साइंटिस्ट के सामने क्या प्रॉब्लम आ रही थी
कैसे बताएं उस एटम के बारे में, उस इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के बारे में क्या समझाएं उन्हें। तो पहली तो प्रॉब्लम ये थी टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम के बारे में ये बताना है कि एटम स्टेबल कैसे है, ठीक है। फिर टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब जब हमारे पास एटम मिल गया, सब एटॉमिक पार्टिकल मिल चुके हैं, तो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी तो बताना पड़ेगा एलिमेंट की, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। और क्या प्रॉब्लम आई, टू एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम। टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये एक्सप्लेन करने को फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत बहुत अलग टाइप के मॉलिक्यूल बने हुए हैं। अब ये H2 है मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये दोनों अलग हैं, ठीक है। O3 है, ये ओजोन का है। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम, मतलब अलग अलग एटम को किस तरह कंबाइन हो रहे हैं, वो किस तरह केमिकल बॉन्ड बन रहा है, सारी चीज़ें उन्हें बतानी थी। टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड बाय एटम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, देखो एक मिनट, ये कैसे इंपॉर्टेंट है। और क्या प्रॉब्लम थी, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी एटम एब्जॉर्ब कर रहा है किसको, EMR को, या इमिटेट कर रहा है, तो उसके बारे में भी बताना था उन्हें, क्यों हो रहा है ये, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 33, ठीक है बच्चों। तो 33 पेज नंबर पर क्या दिया हुआ है, ये रहा 33। तो सबसे पहले टेबल दी हुई है 2.1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, वो एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में 2-3 बार क्वेश्चन आ गया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और बोर्ड में तो 10 बार आया है इससे, ठीक है बच्चों। तो ये आपको पढ़नी ही है, ठीक है, अब पढ़नी ही है, मतलब पढ़ाने के लिए कोई बैठा हुआ है, तो वो हम बैठे हुए हैं। तो नेम क्या है, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, सिंबल क्या है E, एब्सोल्यूट चार्ज है -1.60217 इंटू 10⁻19, ठीक है। और मास क्या है 9.1, भी पढ़ सकते हो, 109382, ये है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। और एप्रॉक्स मास लिया जाता है इलेक्ट्रॉन का 0। प्रोटॉन ज़्यादा ही है ना, ज़्यादा ही छोटा है 31, बहुत ज़्यादा है। प्रोटॉन किससे डिनोट करते हैं, P से। मास क्या है, वो चार्ज क्या है, प्लस होगा 1.60217 इंटू 10⁻19, केवल आपको इतना याद करना, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। रिलेटिव चार्ज +1 डिनोट करते हैं। अच्छा, मास क्या है 1.6, देखो चार्ज क्या था प्रोटॉन का 1.60, और मास क्या है 1.67, याद कर लो यहाँ तक, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। न्यूट्रॉन पता है, न्यूट्रॉन क्या है, चार्ज 0 है, न्यूट्रल है, रिलेटिव चार्ज भी 0 ही है। 1.67 इंटू 10⁻27 किसके बराबर है मास इसका, प्रोटॉन का लगभग न्यूट्रॉन से। हमने एक लाइन पढ़ी थी कि न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मैंने लिखा हुआ भी है, आप देखो तो ये तो देख सकते हैं ज़्यादा है, या ऐसे ही झूठ लिखा था NCERT की लाइन में, ये देखो, एक मिनट 1.67262 है, और न्यूट्रॉन का 1.67492 है, इंटू 10⁻27 तो है ही माइनस की, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का सही है यानी कि, ठीक है। तो पेज नंबर हम 33 पर चल रहे हैं, और थॉमसन मॉडल ऑफ एटम दिखा हुआ है यहाँ पर। तो उससे पहले कुछ लाइन लिखी हुई हैं, देख सकते हैं। तो डिफरेंट एटम ऑफ एटॉमिक मॉडल वर प्रपोज टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल इन एन एटम। तो बहुत सारे मॉडल आए और उन्होंने बताया किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम में, तो उस बारे में हम जानकारी लेंगे आगे। Although some of these models were not able to explain the stability of atom,
मोस्टली हैं, क्योंकि 5-7 जब मॉडल आए उसमें केवल एक ही प्रॉपर वे में बता पाया, और वो भी हमें लग रहा है क्या पता कुछ और भी हों फाइनली कमियाँ। तो ऑल्दो सम ऑफ दीज मॉडल वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द, वो फेल हो गए, वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे निगेटिव चार्ज चक्कर लगा रहा है, वो बीच में क्यों नहीं गिर रहा, वो समझा नहीं पाए। जान चली गई मगर वो बता नहीं पाए, कोई दिक्कत नहीं। 2 ऑफ दीज मॉडल, वन प्रपोज बाय जे थॉमसन, इन मॉडल में 2 मॉडलों में, तो एक तो जे थॉमसन का मॉडल एंड द अदर प्रपोज बाय द अर्न्स्ट रदरफोर्ड आर डिस्कस्ड बिलो। तो हम कौन से करेंगे, थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे और रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे, बाकी मॉडल भी पढ़ेंगे लेकिन फ़िलहाल हम। तो पेज नंबर 33 पर है 2.2.1 पैराग्राफ, और चैप्टर चल रहा है ये 2, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आप थॉमसन मॉडल को पहले गौर से देख लो क्या है ये। जे थॉमसन इन 1898, 1898। देखो 1900 में क्या चल रहा है, हम इंडिया में क्या लड़ाई झगड़े अपने देश को बचा रहे थे, और वहाँ पे कुछ कंट्रियों में क्या चल रहा था, मतलब एटम्स की मॉलिक्यूल की स्टडी चल रही थी। हमारे यहाँ भी चल रही थी, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रॉपर वे में नहीं थी, मतलब अलग अलग टाइप से पढ़ाई चल रही थी। प्रपोज दैट एन एटम पोजेस ए स्फेरिकल शेप। जे थॉमसन ने बताया कि एटम तो किस चक्कर में पड़ रहे हैं, एटम तो गोल है, स्फेरिकल शेप है। रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10, यानी कि इसकी रेडियस क्या है, ये रेडियस क्या है, 10⁻⁻10 मीटर, मतलब समझ रहे हो 10⁻⁻10 मीटर कितनी छोटी है। इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिवली चार्ज तो सारे चारों तरफ घुमाया हुआ है, यूनिफॉर्मली एक समान डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, अच्छी बात है। तो एक मिनट बच्चों, ये क्या खुल गया, एक मिनट, ठीक है कोई बात नहीं। सच तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इनटू इन सच ए मैनर एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरह से बीच बीच में धंसे हुए हैं इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट प्रॉपर वे में हो रहा है। मैनी डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दिस मॉडल, फॉर नेम प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। मतलब कि जैसे आप समझ सकते हो खीर होती है, पूरी दूध पूरा सब जगह फैला हुआ है, और उसमें जो ड्राई फ्रूट हैं वो बीच बीच में, ऐसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं और पॉजिटिवली चार्ज पूरा अच्छे से चारों तरफ फैला हुआ है। यह तरबूज मॉडल जो बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल, तरबूज में रेड जो जितना भी है वो पॉजिटिव चार्ज से कंपेयर किया उन्होंने, और जो बीज में सीड्स होते हैं, बीज होते हैं तरबूज के, उनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। विजुअलाइज एज ए पुडिंग और वाटरमेलन, ठीक है, पुडिंग और वाटरमेलन की तरह विजुअलाइज किया उन्होंने, ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद प्लम और सीड, यानी कि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इनटू इट, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह से किया कि चारों तरफा तो क्या है, जैसे तरबूज है तो रेड पार्टिकल डेबिल पार्ट है, खाने का पार्ट है, वो तो उन्होंने कंपेयर किया कि ये तो पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन उसमें बीज की तरह धंसे हुए हैं। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ एन एटम, इसका जो मेन फीचर था बताया उन्होंने, मास ऑफ एन एटम इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। उन्होंने कहा जो मास है, जैसे तरबूज है तो ऐसा तो नहीं तरबूज बीच में खाली है, इधर कोने में खाली है, उधर कोने में खाली है, या बीच में खाली है, या चारों तरफ खाली है, बीच में भरा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि जो मास है वो चारों तरफ एक समान, मतलब पूरे तरबूज में एक समान मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। यद्यपि दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, मतलब उन्होंने ये तो बता दिया भैया जितना इलेक्ट्रिकल चार्ज है उतना ही मैग्नीट्यूड, जितना निगेटिव चार्ज है जितने मैग्नीट्यूड का उतने ही मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज है, मतलब निगेटिव पॉजिटिव इक्वल करके न्यूट्रल ही है, ये तो उन्होंने बता दिया।
बट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट, मतलब जब कुछ और एक्सपेरिमेंट हुए तब उनका ये मॉडल फेल हो गया। थॉमसन वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज मिला है थॉमसन जी को फॉर फिजिक्स इन 1906, 1906 में फिजिक्स में उन्हें नोबल प्राइज़ भी दिया। ऐसी बात नहीं, उन्होंने अच्छी मेहनत से काम कर रहे थे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे आते रहेंगे तो वो कैंसिल होता ही रहेगा। फॉर हिज थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई गैसेस, मतलब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करती है, कैसे, किसमें, गैसेस के द्वारा। तो इस बात पे फिजिक्स रिलेटेड उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा 2.2.1 पेज नंबर 33 पर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये थोड़ा डार्क में चल रहा है, ये कोई बात नहीं। पेज नंबर 33 पर, इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 1900 जो 19th सेंचुरी चल रही थी उसके बाद वाले पोर्शन में डिफरेंट काइंड ऑफ रेज वर डिस्कवर्ड। ऐसी जैसे कैथोड रे, एनोड रे, ऐसे ही और रेज पर काम चलता रहा तो बहुत सारी तरीके की रेज निकलती गई। बिसाइड दोज मेंशन अर्लियर, जो पहले नहीं हुई थी वो बाद में हुई। तो किस में इन 1895 शोर विद दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ए मटेरियल, जब इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल पर स्ट्राइक करता है इन द कैथोड रे ट्यूब में, तो प्रोड्यूस रेज विच कैन कॉज फ्लोरेसेंस इन द फ्लोरेसेंट मटेरियल प्लेस आउटसाइड द कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब के बाहर जो फ्लोरेसेंट मटेरियल बना हुआ था जिंक सल्फाइड का, उस पर चमक सी आती है। सिंस रोन्टगेन, ये साइंटिस्ट थे, डिड नॉट नो द नेचर ऑफ रेडिएशन, वो रेडिएशन का नेचर नहीं जानते थे। ही नेम देम एक्स रेज, उन्होंने नाम रखा एक्स रेज, एंड द नेम इज स्टिल कैरिड ऑन। तो एक्सरे, तो नाम चलता रहा उसका, एक्सरे ही रहा। इट वॉज नोटिस दैट एक्सरे आर प्रोड्यूस इफेक्टिवली व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द डेंस मेटल एनोड। उन्होंने देखा जब डेंस मेटल है ना एनोड का, बहुत घना सा, भारी सा, ऐसा समझ लो, तो ही नोटिस दैट एक्सरे आर प्रोड्यूस इफेक्टिवली, अच्छे से बढ़िया से स्ट्राइक हो रहा है, उनका इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अच्छे से कर रहा है डेंस मेटल एनोड से, कॉल्ड टारगेट। उस चीज़ को उन्होंने बोला टारगेट, यानी कि टारगेट से जब टकराता है ये। दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने देखा ये तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्राइक ही नहीं कर रही, मतलब डेविएट ही नहीं हो रही, ना फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ। एंड हैव ए वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, उन्होंने देखा कि चीरते हुए जा रही हैं, पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ज़्यादा है। थ्रू द मैटर को एकदम आगे भागती जा रही हैं, तोड़ती जा रही हैं। एंड दैट इज़ द रीजन दैट दीज रेज आर यूज टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब मैटर के अंदर घुस सकती हैं ये, इसीलिए इसी वजह से ये जो रेज हैं, दीज रेज आर यूज टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है वो चीज़ समझने के लिए, किस तरह का एटम का अरेंजमेंट है, क्या है, तो ये काफ़ी यूज़फुल है। दीज रेज आर ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, ये मतलब वेवलेंथ इनकी कमी होती है, ज़्यादा नहीं होती, नियरली 0.1 नैनोमीटर। एंड पोजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेक्टर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेक्टर पोजेज करती हैं। हेनरी बैकेरल 1852 से 1908 ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टेन एलिमेंट, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं विच इमिट रेडिएशन, जो रेडिएशन इमिट करते हैं ऑन देयर ऑन, खुद ही, एंड नेम दिस फिनोमिना एज रेडियो एक्टिविटी। मतलब क्या है रेडियो एक्टिविटी, क्या कौन सी टर्म है, यहाँ से पढ़ेंगे। हेनरी बैकेल ने 1852 1908 में तक रहे वो, ऑब्जर्व किया देयर आर सर्टेन एलिमेंट, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो खुद विच इमिट रेडिएशन, खुद ही इमिट करते हैं रेडिएशन, और इस फिनोमिना को उन्होंने बोला रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, एंड द एलिमेंट नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आपसे पूछा जाए रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, तो आप बताओगे कि जो इमिट करते हैं रेडिएशन इमिट करते हैं और खुद ही करते हैं, उन पर कोई रिएक्शन नहीं करा रहा। दिस फील्ड वाज डेवलप्ड बाय क्यूरी, साइंटिस्ट ही हैं क्यूरी, रदरफोर्ड एंड फ्रेडरिक सॉडी, मतलब कई सारे ये साइंटिस्टों की टीम थी, 3-4 साइंटिस्टों की टीम थी, तो उन्होंने रदरफोर्ड, ये जो भी एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसके बारे में बताया, कौन सा, रेडियो एक्टिविटी।
इट वॉज ऑब्जर्व दैट 3 काइंड ऑफ रेज, उन्होंने देखा 3 तरीके की रेज हैं, एक को नाम दिया उन्होंने अल्फा, एक को नाम दिया उन्होंने बीटा, एक को नाम दिया उन्होंने गामा रेज आर इमिट हो रही हैं। रदरफोर्ड फाउंड दैट अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी, रदरफोर्ड ने देखा यार अल्फा रेज जो हैं बहुत हाई एनर्जी है उन पर, पार्टिकल कैरिंग 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और क्या है उन पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एंड 4 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, उनका एटॉमिक मास 4 यूनिट है। यानी कि अल्फा पार्टिकल क्या है, एक तरह से हीलियम पॉजिटिव यही तो है ना। क्या बोला उन्होंने, कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल हैं, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड 4 यूनिट एटॉमिक मास, ठीक है, ये तो 2 होगा, 4 यूनिट उनका एटॉमिक मास है जो ऊपर होता है हीलियम का होता है। ही कंक्लूडेड दैट अल्फा पार्टिकल आर हीलियम, अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम है, ठीक है। ठीक है, देखो इसके गामा के बारे में मैंने लिखा हुआ है, गामा पार्टिकल वैसे न्यूट्रल हैं, मतलब एक तरह से गामा पार्टिकल केवल एनर्जी हैं जिनके ऊपर ना मास है और ना कोई चार्ज है, ठीक है। और एक थोड़ा सा ये याद कर लेना, पेनेट्रेटिंग पावर जो मैंने बताया इन तीनों की ही और कंपेयर में ज़्यादा है, बट इनका अगर आपस में आ जाता है तो गामा की सबसे ज़्यादा है, देन बीटा की और देन अल्फा की, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्ज़ाम में। तो पेज नंबर अब हम पढ़ते हैं 34।